अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। ख़ासकर ये वीडियो उन तलबा व तालिबात के लिए जो हैं बीए यूएचपी के तलबा व तालिबात जिनका 3rd सेमेस्टर चल रहा है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपका जो है सिलेबस लेट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है, ठीक है। तो उसी में आपका पहला जो यूनिट है वो है मुग़ल दौर। मुग़ल दौर पहला आपका यूनिट है, तो उसी की ज़रिए से हम आज शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, पहले आपकी जो शुरुआत है मुग़ल सल्तनत, ठीक है। मुग़लिया सल्तनत के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हिंदुस्तान आज से तकरीबन हिंदुस्तान 300 साल पहले हिंदुस्तान 300 साल पहले हिंदुस्तान में बर्र-ए-सग़ीर और यहाँ पर हुकूमत करने वाले अज़ीमुश्शान व शौकत रखने वाले मुग़लिया दौर थे। हिंदुस्तान में 300 साल हुकूमत करने में और बर्र-ए-सग़ीर हिंदुस्तान में मुसलमान 60 साल के दौर में मुग़लिया सल्तनत एक अज़ीम नुमाया अहमियत हासिल है, जिसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुग़लिया सल्तनत से उस दौर से लेकर आज तक भी यहाँ पर बहुत सारे आपके फ़न तामीर के ज़रिए से देख सकते हैं। आज भी उन लोगों की छाप यहाँ पर मौजूद है। तो हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत का उरूज किस तरह से हुआ और किस तरह से यहाँ पर वो लोग सेंट्रल एशिया से होते हुए हिंदुस्तान में अपनी मजबूत सल्तनत कायम की, और क्या है उन लोगों के दौर के हालात किस तरह से थे और मुग़लिया सल्तनत को आगे चलकर किस खतरनाक हमलों का सामना करना पड़ा और किस तरह से मुग़लिया सल्तनत अपने ज़वाल वज़ीर पर आई। तो शुरू करते हैं मुग़लिया सल्तनत के उरूज पर। मुग़लिया सल्तनत का शुरुआत जो है, मुग़लिया सल्तनत आपको दिखाएंगे। मुग़लिया सल्तनत यानी कि मुग़ल एम्पायर कहा जाता है, ठीक है। मुग़ल एम्पायर को हम शुरू करने से पहले उसको दो तरह से देखेंगे। एक है पहला अर्ली मेडिवल और दूसरा है आपका लेटर मुग़ल। यानी कि अर्ली मुग़ल में आपको 1526 से लेते हुए 1707 तक इसका वक़्फ़ा है, और लेटर मुग़ल में आपका है 1707 से 1857 तक, ठीक है। ये दो तरह से मुग़ल एम्पायर को देखा जा सकता है, लेकिन हम जो बात करेंगे सबसे पहले अर्ली मुग़ल के बारे में। यानी आपकी सिलेबस में क्या है, पहला शुरुआत है मुग़ल अर्ली मुग़ल से 1526 से लेते हुए इसका दौर है 1707 तक, ठीक है। तो इसी में मुग़ल सल्तनत में जो जितने भी बादशाहों ने अहम रोल अदा किया, इनके नाम ये हैं। सबसे पहले क्या है, 1526 से 1530 तक सबसे पहले बादशाह आता है आपका बाबर, और फिर दूसरा जो है हुमायूं का दौर है 1530 से लेते हुए 45 तक इनका है हुमायूं का। और उसी में क्या है, शेरशाह सूरी आते हैं 1540 से लेते हुए 45 तक शेरशाह सूरी हैं। फिर उसके बाद अकबर आते हैं 1556 से, फिर उसके बाद 1556 से लेते हुए 1605 तक क्या है, अकबर का दौर कहलाता है। फिर जहांगीर आते हैं, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब। तो ये सारे जो है बादशाह आपके मुग़ल दौर के बहुत मशहूर बादशाह हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में हम पढ़ते हैं, बाबर की शुरुआत किस तरह से हुई और उसकी शख्सियत, बाबर की शख्सियत और मुग़ल सल्तनत का उरूज। तो हम जानेंगे मुग़ल सल्तनत क्या है। मुग़ल सल्तनत सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे मुग़लिया सल्तनत ये है कौन और कहाँ से आए। मुग़ल सल्तनत जो है कहाँ से आए, वेयर दे आर फ्रॉम, ठीक है। तो मुग़लिया सल्तनत ये लोग कौन है और कहाँ से आए, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मुग़ल सल्तनत जो है आपकी सबसे पहले हम पढ़े थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़े थे तो वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी, तो उसी की एक शाख, दूसरी शाख जो है मुग़ल सल्तनत है, मुसलमानों का दौर कहलाता है, ठीक है। तो मुग़ल सल्तनत की शुरुआत जो है, जब हम नक्शे के एतबार से देखेंगे हिंदुस्तान में अगर नक्शे के एतबार से देखते हैं,
हिंदुस्तान में अगर नक्शे के एतबार से देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर चाइना आता है, ठीक है। चाइना के आसपास के जो भी इलाके थे, चाइना के आसपास जो भी इलाके हैं उसमें क्या है आपका उज्बेकिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे जो है आपके हिंदुस्तान के अतराफ अपनाफ के इलाके हैं, जैसे कि चाइना के आसपास के इलाके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उसमें से एक हमारा हिंदुस्तान है। तो यहाँ पर ये जो है इलाके अभी के इलाके उसको पहले क्या कहा जाता था? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया दो है यहाँ पर। तो सेंट्रल एशिया के जो उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, यही जो है मुगल दौर की कहानी है, ठीक है। यही वाले इलाकों को क्या है हम बोलेंगे सेंट्रल एशिया वाले इलाकों को मुगल दौर का आना शुरू हुआ था, जो कहानी क्या है उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान से शुरू हुई। और ये वेस्ट एशिया अगर इसके बाजू वाले जब इलाके में देखेंगे तो वेस्ट एशिया आता है, ठीक है। वेस्ट एशिया में क्या है यहाँ पर ईरान, इराक, काबुल, ये सारे क्या है वेस्ट एशिया। तो यहाँ पर सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया दोनों तरह से यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो सेंट्रल एशिया में जो हिंदुस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान है, यहाँ पर सेंट्रल एशिया में एक रूलर रूल कर रहा था, जिसका नाम है सेंट्रल एशिया में जिसका नाम है चंगेज खान, ठीक है, चंगेज खान। सेंट्रल एशिया में एक रूलर था जिसका नाम है चंगेज खान। चंगेज खान क्या है यहाँ, चंगेज खान क्या है मुगल सल्तनत की शुरुआत डालता है। और वेस्ट एशिया में यहाँ पर तैमूर नाम का एक आदमी, ठीक है। चंगेज खान और तैमूर, चंगेज खान जो है सेंट्रल एशिया से है और तैमूर जो है वेस्ट एशिया से। तो यहाँ पर चंगेज खान जब सेंट्रल एशिया से होते हुए आते हैं तो चंगेज खान अपने सारे सेंट्रल एशिया पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया पर चंगेज खान पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं और वेस्ट में तैमूर है। चंगेज खान का तो नाम आपने सुना ही होगा, बहुत ही खतरनाक रूलर थे। तो इनको चंगेज खान को मंगोलों में गिना जाता है, चंगेज खान को मंगोल में गिना जाता है। मंगोल कौन है? मंगोल भी वही लोग हैं जो मंगोलों के राजा चंगेज खान को दिया गया, ठीक है। मंगोलों का राजा जो है चंगेज खान है, चंगेज खान की तरफ से ही तो क्या है मुगल सल्तनत का उरूज दिखाया जा सकता है। तो चंगेज खान जब सेंट्रल एशिया पर हुकूमत कर रहे थे और तैमूर वेस्ट एशिया पर हुकूमत कर रहे थे, तो तैमूर को क्या हुआ कि तैमूर ने सोचा क्या मैं सेंट्रल एशिया पर भी हमला कर सकता हूँ या और अपनी सल्तनत को और भी फैला सकता हूँ। तो चंगेज खान की जब हुकूमत थी तो तैमूर ने सोचा कि क्या मैं सेंट्रल एशिया पर जा सकता हूँ। तो ये सब उनकी कहानी थी, ठीक है। मुगल एम्पायर यानी कि मुगलिया सल्तनत आपकी जो है शुरू होने की कहानी जो है आपकी सेंट्रल एशिया और वेस्ट की कहानी है, जिसमें सेंट्रल एशिया में चंगेज खान था और वेस्ट में तैमूर था। तैमूर की वजह से क्या है बाद में बाबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मंगोलों का राजा जो है चंगेज खान है। अब तैमूर और चंगेज खान को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो है आपके उज़्बेक एक डायनेस्टी थी, ठीक है। उज़्बेक एक डायनेस्टी थी जो बहुत ही खतरनाक डायनेस्टी थी। तो उज़्बेक नहीं चाहते थे कि चंगेज खान यहाँ पर रूल करे। हमेशा क्या है बोले तो मंगोलों और उज़्बेक के दरमियान हमेशा से लड़ाई होती थी और तैमूर भी इनको जम ही नहीं था, दोनों में आपस में इनका तालमेल ही नहीं जमता था। इसलिए क्या है हमेशा इन तीनों में क्या है डायनेस्टी, उज़्बेक की डायनेस्टी जो है
नहीं चाहती थी कि कोई भी यहाँ पर रूल करे। तो चंगेज खान भी यही चाहता था और तैमूर भी यही चाहता था कि अपनी सल्तनत को आगे बढ़े, लेकिन उज़्बेक तो चाहता ही नहीं कि आगे बढ़े। ठीक है, तो हमेशा इन दोनों में लड़ाई होती थी, किसके दरमियान? उज़्बेक और मंगोल के दरमियान। तैमूर ऐसे में क्या सोचते हैं? तैमूर कहाँ पे थे ये? ईरान, इराक, ठीक है, ईरान इराक के वहां पर थे। तो चंगेज खान जब उज़्बेक से बहुत सारे लड़ाइयां होने के बाद तैमूर सोचते हैं कि क्या मैं सेंट्रल एशिया में हमला कर सकता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता। इनकी जो दिली ख्वाहिश थी मैं अपनी सल्तनत को और भी ज्यादा आगे बढ़ाऊं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि उज़्बेक इतना खतरनाक रूलर है यहाँ पर, वो आने ही नहीं देता था। तो इसलिए तैमूर सोचते हैं कि क्या मैं दूसरी तरफ अपना रुख मोड़ लूं? तो ठीक है, इसलिए इन्होंने तैमूर ने इस इलाके को क्या कहते थे? तंजोनिया। ठीक है, तैमूर के जो इलाके को क्या नाम कहा जाता था? तंजोनिया। तैमूर के इलाके को तंजोनिया कहा जाता था। ठीक है, अब ये तैमूर जो है क्या करते हैं? अपनी सल्तनत को तंजोनिया से लेते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। तंजोनिया से इतने दूर से होते हुए दिल्ली आ जाते हैं। क्योंकि ये चाहते थे कि अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाऊं, लेकिन यहाँ तो उज़्बेक बैठा हुआ है, उज़्बेक की वजह से मैं तो नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या करते हैं तैमूर? क्यों ना मैं दूसरी तरफ अपना रुख मोड़ लूं। तो दिल्ली सल्तनत आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत आने के बाद तैमूर यहीं पे रुक जाते हैं और फिर उनकी वफात हो जाती है। ठीक है, तैमूर यहाँ पे इंतकाल हो जाती है। और ये मंगोल और चंगेज खान, मंगोलों का राजा ही है चंगेज खान। यहाँ पर उज़्बेक और इनके दरमियान लड़ाई होती रहती है। अब दिल्ली सल्तनत, ठीक है, अब ये समझ में आ गया ये लोग कहाँ से आए हुए थे? सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से। ठीक है, यहाँ से ही यहीं से अपनी शुरुआत होती है मुगलिया सल्तनत की। यहीं से अपनी शुरुआत होती है मुगलिया सल्तनत की। जब तैमूर दिल्ली आ जाते हैं, तब जब तैमूर अपनी दिल्ली पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर तंजोनिया जो कि सेंट्रल एशिया का हिस्सा था, वहां पर सेंट्रल एशिया में एक रूलर पैदा होता है जिसका नाम है बाबर। जब बाबर पैदा होते हैं, ठीक है, बाबर पैदा होते हैं कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में बाबर पैदा होते हैं। जब पैदा होने के बाद यहाँ पर दिल्ली में तैमूर इनकी डेथ हो जाती है। फिर थोड़े दिन बाद अपनी 12 साल के बाद, जब बाबर 12 साल के थे बाबर, तो इन्होंने अपनी बाप की गद्दी संभालना चाहा। तो ठीक है, हम क्या करते हैं? मुगलिया सल्तनत में सबसे पहले बाबर की शुरुआत करेंगे। बाबर की शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे। कौन है बाबर? बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 14 फरवरी को हुआ था। ठीक है, 14 फरवरी को हुआ था और ये फरगाना में पैदा हुए थे। 14 फरवरी को फरगाना में पैदा हुए थे बाबर। ठीक है, अब फरगाना में पैदा होने के बाद बाबर सोचते हैं कि मैं अपने वालिद की इतनी बड़ी जागीर है यहाँ पर सेंट्रल एशिया में, क्यों ना मैं सेंट्रल एशिया में ही रहूं। इसकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं सेंट्रल एशिया पे अपनी हुकूमत चलाऊं, लेकिन थोड़े दिनों बाद बाबर को ऐसा करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि उसकी दिली ख्वाहिश थी, वो करना चाहता था, लेकिन इसके ख्वाहिशात जो है बाद में चलकर मिट गए। फिर इसलिए क्या किया बाबर भी दिल्ली पहुंच जाते हैं। बाबर जो है फरगाना में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम क्या है? इनके वालिद का नाम उमर शेख मिर्जा है। ठीक है, उमर शेख
मिर्जा और इनकी वालिदा का नाम था निगार खानम। बाबर जो है 14 फरवरी फरगाना में पैदा हुए और उमर शेख मिर्जा इनके वालिद का नाम है और निगार खानम इनकी वालिदा थी। आप जो है वालिद इनके उमर शेख मिर्जा है, ठीक है, तैमूर नहीं है, ये तैमूर के पोते हैं बाबर। तैमूर के पोते कौन है? बाबर है। तैमूर का बेटा कौन है? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा का बेटा कौन है? बाबर है। अब क्या करते हैं उमर शेख मिर्जा, ये किस खानदान से थे? उमर शेख मिर्जा, ये उमर शेख मिर्जा जो है आपके तैमूर से, तैमूर। और निगार खानम जो है क्या है? इनकी वालिदा है, इनकी वालिदा जो है चंगेज खान, चंगेज खान के फैमिली से थी। तैमूर के खानदान से उमर शेख मिर्जा थे और चंगेज खान की फैमिली से निगार खानम थी। तो जाहिर सी बात है अब दोनों इतने पावरफुल रूलर थे जिसकी वजह से बाबर पैदा हुए, तो जाहिर सी बात है बाबर भी बहुत ज्यादा ताकतवर ही होंगे, अपनी सल्तनत को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, अपनी सल्तनत को और ज्यादा मजबूत कर लेंगे। तो इसलिए ये क्या है, उमर शेख मिर्जा के बेटे तैमूर, तैमूर जब दिल्ली आ जाते हैं तो तैमूर का एक सिलसिला शुरू हो जाता है बोलने का कि हमारे जो है फैमिली मेंबर्स थे जो कि चंगेज खान थे वो तो इतने बहादुर थे, उस बैग को हरा दिया था, उस बैग से लड़ते थे। तो इस तरह से इन लोगों में एक शान और शौकत दिखाने लगे कि तैमूर ये है, तैमूर वो है। तो तैमूर से उकता आकर लोग बेजार हो गए थे। तो उस टाइम में उमर शेख मिर्जा का बेटा जो है बाबर पैदा हुआ। बाबर क्या है, अभी दिल्ली भी नहीं पहुंचे थे, ये फरगाना में ही रहते थे और अपने वालिद की जागीर संभाला करते थे, अपनी जागीर संभाला करते थे। उनके वो एरिया जो है फरगाना का एरिया, वो इलाके को अपनी हुकूमत सल्तनत को जमा करते थे। लेकिन इनकी दिली ख्वाहिश थी बाबर की कि मैं अपने वालिद के इलाके को ही संभालूं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक उनके सल्तनत में उनके रिश्तेदारों में ही जो है बाबर के रिश्तेदारों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी कि क्यों बाबर को दिया जाए। अपने रिश्तेदार क्या है इनकी समझते थे कि हम लोग क्यों इस बाबर को सपोर्ट करें, आपस में ही क्या है इनमें तालमेल शुरू हो जाता है। तो उसी वक्त बाबर क्या करते हैं, उगता जाते हैं अपने रिश्तेदारों से। तो ऐसे वक्त में एक बाबर की नसीब जाग उठती है, बाबर की नसीब जाग उठती है कि बाबर हिंदुस्तान आने का मौका फराहम हुआ, हिंदुस्तान आने का मौका फराहम हुआ। किसको? बाबर को। बाबर जब हिंदुस्तान आने से पहले, ठीक है, बाबर जब हिंदुस्तान आने से पहले हिंदुस्तान के हालात बहुत ही खराब थे। बाबर हिंदुस्तान आने से पहले इनके यहाँ के हालात हिंदुस्तान में बहुत खराब थे और छोटी छोटी रियासतें आपस में बटी हुई थी और अवाम नाखुश थी। क्यों? क्यों की वजह से, क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत, जब मुगल सल्तनत से पहले हम जब दिल्ली पढ़े थे, दिल्ली में आखिरी खानदान लोधी खानदान था, ठीक है, आखिरी खानदान लोधी खानदान था। उसमें एक सुल्तान था जिसका नाम है इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। अब ये इब्राहिम लोधी यहाँ पर दिल्ली में सल्तनत कर रहे थे। अब बाबर फरगाना में थे, ये दिल्ली कैसे आए? डायरेक्ट तो नहीं आए, बल्कि बाबर को लोधी सल्तनत का एक बादशाह बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी नाम का एक बादशाह था जिसने बाबर को दावत दी थी कि आप हिंदुस्तान आए। बहलोल लोधी क्या है, बाबर को इनवाइट करता है कि आप हिंदुस्तान आए। तो बाबर जब हिंदुस्तान आता है तो यहाँ पर किसकी हुकूमत थी? इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी। तो बहलोल लोधी के साथ साथ एक और भी है जिसका नाम है राणा संग, राणा संग।
ये दोनों मिलकर एक प्लान करते हैं कि बाबर को हिंदुस्तान इनवाइट किया जाए। तो यहाँ पर इब्राहिम लोधी है दिल्ली में। अगर बाबर हिंदुस्तान आ जाए इब्राहिम लोधी के दिल्ली सल्तनत में, तो इब्राहिम को बिल्कुल भी नहीं पसंद के बाबर की सल्तनत कायम हो, मुगलिया सल्तनत कायम हो। तो ऐसे में इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान जंग छिड़ जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं बाबर के बारे में। देख लिया आप लोगों ने, बाबर की तारीफ जान ली। बाबर फरगना में पैदा हुए थे, उनके वालिदा और वालिदा का नाम था, और ये चंगेज खान माँ की तरफ से चंगेज खान और बाप की तरफ से तैमूर की तरफ से था। तो फिर ये बाद में चलकर अपनी एरिया को फैलाने के लिए मशहूर थे, लेकिन बाद में इनकी किस्मत जागी के हिंदुस्तान आ जाए। हिंदुस्तान आने का इनका मौका मिला, तो जब ये हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में ही होकर रह गए। ठीक है, इनको बुलाने वाले कौन थे? दिल्ली सल्तनत के एक अजीमुशान बादशाह बहलोल लोधी और उनके साथ मिलकर थे राणा सांगा। दोनों ने प्लान किया कि बाबर को हिंदुस्तान इनवाइट किया जाए। तो इनवाइट करने के बाद इब्राहिम लोधी के सल्तनत में बाबर आते हैं, लेकिन इब्राहिम को बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसलिए इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान जंग छिड़ जाती। अब पढ़ेंगे बाबर के वो कौन से जंग हैं, कितने जंग हैं जो बाबर उन सारे फुतुहात हासिल। देखो बाबर जो है, जब बाबर का जो दौर है 1526 से 30 तक, इन 4 सालों में ही बाबर ने हिंदुस्तान में जंग शुरू की गई थी। देखो 1526 में सबसे पहली जंग जो है बाबर हिंदुस्तान जब आता है 1519 में पंजाब पर आता है हमला करने के लिए। 1519 में बाबर आता है पंजाब पर हमला करने के लिए। फिर उसके बाद पहली पानीपत की जंग शुरू हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में लड़ी गई है। किसके दरमियान है? इब्राहिम लोधी। क्योंकि इब्राहिम लोधी नहीं चाहता था कि वो दिल्ली पर आए, तो इसलिए इब्राहिम लोधी और बाबर के दोनों के दरमियान पहली पानीपत की जंग लड़ी जाती है। ये पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, ये पहली जंग है। और दूसरी जंग जो है इसकी 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में इन्होंने कानवा की जंग लड़ी। कानवा की जंग थी, जो कि आपका राजस्थान। 1528 में फिर तीसरी जंग शुरू हो जाती है, जिसकी क्या है? कानवा की जंग दूसरी जंग है, जिसमें राजस्थान में लड़ी जाती है। फिर तीसरी चंदेरी की जंग। और चौथी है 1529 में एक जंग लड़ी गई, जिसका नाम है घाघर। 1519 में पहला बाबर का हमला हुआ। फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में पानीपत में हरियाणा में लड़ी गई, जिसमें कौन थे? इब्राहिम लोधी और बाबर थे। दूसरा जो है 1527 में कानवा की जंग होती है। कानवा की जंग में क्या है? बाबर और इसमें कौन होते हैं आपके? राणा सांगा और चंदेरी की जंग होती है तीसरी। चंदेरी की जंग में भी क्या है? आपके मेवाड़ के राजा, मालवा के राजा होते हैं। ये जो है एमपी में है, एमपी। और घाघर की जंग जो है कहां पर? बिहार। पानीपत की जंग जो है हरियाणा में, कानवा की जंग जो है राजस्थान में, चंदेरी की जंग है जो एमपी में, और घाघर की जंग जो है बिहार। तो यहाँ पर राजस्थान में जब लड़ी गई जंग खानवा की, तो यहाँ पर राणा सांगा
देखिए पहले हम क्या पढ़े थे, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी और इसके साथ कौन मिले हुए थे, राणा सांग, राणा सांग। ये दोनों इसके सपोर्टर थे बाबर के। हिंदुस्तान आने की वजह भी ये थे कि इन दोनों ने बुलाया था बाबर को हिंदुस्तान आ जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि राणा सांगा और बहलोल लोधी भी इनके खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब समझौता किया था कि अगर मैं सुल्तान बन जाता हूँ तो थोड़े इलाके इनको दिया जाए, लेकिन बाबर अपने वादों से मुकर जाते हैं तो इसमें इनको गुस्सा आ जाता है। बहलोल लोधी क्या करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और राणा सांगा भी इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो कानवा की जंग में क्या है, राणा सांगा आ जाते हैं और मदिरा चंदेरी में कौन है, यहाँ पर मदनी राय, मदनी राय, चंदेरी की जंग में मदनी राय आ जाते हैं यहाँ पर। और फिर क्या है, 1529 में क्या होता है, घाघर की जंग, जो कि बिहार में हुई। बिहार में क्या करते हैं, यहाँ पर एक शख्स था जिसका नाम है महमूद लोधी, महमूद लोधी। महमूद लोधी क्या करते हैं, यहाँ पर घाघर की जंग लड़ते हैं, किससे, बाबर से। ठीक है, तो ये सारी जंगें, ये 4 जंग जो है बाबर की बहुत 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 ज्यादा ही मशहूर है। 1529 में पहला इनका हमला था पंजाब जैसे इलाकों पर, फिर उसके बाद पानीपत की पहली जंग, कानवा की दूसरी जंग जो है कानवा की है, तीसरी जंग जो है चंदेरी की है जिसमें मदनी राय और बाबर लड़ते हैं। फिर चौथी जंग जो है घाघर की जंग, जिसमें क्या है आपका, कौन है, महमूद लोधी है। तो ये चारों जंगें भी बाबर बहुत ही ज्यादा दिलेरी और खुशनुदी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फतेह हासिल हो जाती है और चारों जंग भी जीत जाते हैं। ठीक है, चारों जंग भी बाबर जीत जाते हैं। तो ये था बाबर का बैकग्राउंड, बाबर कहाँ से थे और बाबर ने क्या क्या रोल अदा किया और किस तरह से वो जंग लड़े थे, कितने जंगें लड़ी थी, 4 जंगें थी इनकी जो सबसे मशहूर थी। तो 1530 में फिर क्या होता है, इनकी वफात हो जाती है। 1530 में बाबर का इंतकाल हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम बाबर किस लिए मशहूर थे। बाबर क्या है, किस लिए मशहूर थे बाबर, बाबर क्यों चारों जंग में इतने आसान तरीके से फतेह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, क्या वजह थी? क्योंकि बाबर जो है सबसे पहले इनकी जब शख्सियत पढ़ी जाती है और बाबर किस लिए मशहूर है देखा जाए तो बाबर आर्टिलरी में बहुत ज्यादा मशहूर थे, जिसका किसी को भी नहीं पता था हिंदुस्तान में कि इतने अच्छे तरीके से लड़ा जाए। तो यूरोपीय ममालिक की टेक्निक जो है बाबर ने यूज की थी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है यूरोपीय टेक्निक, यूरोपीय टेक्निक का इन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसमें क्या है आपके तोप आ जाती है, घोड़सवार। हिंदुस्तान में सबसे पहला मशहूर बादशाह जो है यूरोप टेक्निक इस्तेमाल करने वाला वाहिद शख्स बाबर था, जिसने तोप और घोड़ों सवार का इस्तेमाल किया, वो भी किस स्टाइल में, यूरोपियन स्टाइल में। इसलिए क्या है, बाबर को चारों जंगों में भी फतेह हासिल हुई, इसलिए बाबर सबसे मशहूर माना जाता है। और बाबर इन चारों लड़ाइयों के बाद बाबर को एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। ठीक है, बाबर ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है तुजुक-ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी इनकी खुद की लिखी हुई किताब है। ठीक है, इसलिए ये भी मशहूर है।
जब ऑटोबायोग्राफी इनकी लिखी गई तो इसमें लिखा हुआ था कि जब मेरी वफात हो जाए, बाबर ने लिखा था, जैसे कि बाबरी में जो किस जुबान में लिखी गई थी, टर्किश में, इनकी अपनी जुबान, इनकी अपनी मादरी जुबान थी, ठीक है, अपनी मादरी जुबान थी है तुर्की, तुर्की में, तुर्किश में अपनी, जैसे कि बाबरी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसमें मादरी जुबान थी इनकी खुद की लिखी हुई किताब, जिसमें हम बाबर ने लिखा था कि मेरी अगर वफात हो जाए तो मुझे क्या है काबुल में दफना देना, ठीक है, मुझे काबुल में दफना देना। तो इनको कहाँ पर दफनाया गया था, जब इनकी वफात हो गई थी तो बाबर की जब वफात हो जाती है तो इनको दफनाया गया था आगरा में, आगरा में दफनाया गया था। लेकिन जब दूसरे लोगों ने इनकी ऑटोबायोग्राफी जैसे कि बाबरी पढ़ी तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर मेरी वफात हो जाए तो मुझे काबुल में दफना देना, इसलिए तो क्या है, पढ़ने के बाद इनकी जो खबर है आगरा में उनको उठाकर बाबर की जो मज़ार है उसको क्या है काबुल की तरफ ले गए। तो फिर इनको वो कौन सा, फिर एक क्वेश्चन होता है कि आपको सवाल किया जाता है कि ऐसा कौन सा बादशाह है जिसके 2 बार उनको दफनाया गया, तो वो है बाबर, सबसे पहले आगरा में, फिर उसको ऑटोग्राफी पढ़ने के बाद इनको काबुल में दफनाया गया, ठीक है। अब ये ऑटोबायोग्राफी जो है इनकी, जिसके बाबरी जो तुर्किश जुबान अपनी मादरी जुबान में लिखी गई थी, ठीक है, मादरी जुबान में लिखने के बाद फिर इसको पर्शियन जबान में भी ट्रांसलेट किया गया, पर्शियन जबान में भी ट्रांसलेट किया गया। उसको ट्रांसलेट करने वाले कौन है, अब्दुल रहीम खाने खान, अब्दुल रहीम खाना खान, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना क्या है, तुज़ुके बाबरी को पर्शियन में ट्रांसलेट करते हैं, जिसको क्या है बाबरनामा कहा जाता है। फिर इसके बाद इस तुज़ुके बाबरी को अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया गया, अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया गया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जिसका नाम है द बुक ऑफ बाबर, द बुक ऑफ बाबर, ठीक है, द बुक ऑफ बाबर। अब इसको लिखने वाले थे इंग्लिश में, कौन है वो, मैडम ब्रिज, ठीक है, मैडम ब्रिज क्या करते हैं, इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेट करते हैं तुज़ुके बाबरी को। तो ये सारे इनके मशहूर बातें थी। बाबर सबसे पहले किस लिए अपने जंग में मशहूर है, क्योंकि यूरोपियन टेक्निक का इस्तेमाल किया था इन्होंने, तो घोड़े वगैरह इनकी बहुत कम होने की वजह से भी ये तमाम चारों जंगें भी कामयाबी से हासिल कर लेते हैं। और दूसरा इनका है मशहूर अपनी खुद की लिखी हुई किताब ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है तुज़ुके बाबरी, जिसको अपनी जुबान में लिखे हुए थे, ये खुद लिखे थे। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना ने इन्हें ट्रांसलेट किया किस जुबान में, पर्शियन जुबान में, फिर इसमें इंग्लिश जुबान में भी लिखी गई, अंग्रेजी जुबान में भी ट्रांसलेट किया गया, इसका नाम है द बुक ऑफ बाबर, इसको लिखने वाले हैं मैडम ब्रिज। तो ये है बाबर के मशहूर काम। अब बाबर किस लिए मशहूर थे वो तो देख लिए, ठीक है, अब इनके काम क्या है फन तामीर में, इनका कल्चर क्या है वो देख लिए, ठीक है, बाबर के अब जो है क्या क्या उन्होंने फन तामीर हासिल की थी। फन तामीर में बाबर ने सबसे पहले एक काबुली मस्जिद तैयार की, पानीपत की पहली जंग, पानीपत 15 कब हुई थी, 1526, तो इसको जिसमें जीत हासिल करने के बाद बाबर ने 1527
1527 में काबुली मस्जिद तैयार की। काबुली मस्जिद तैयार की। अब फिर एक और मस्जिद तैयार की, कहां पर? यूपी में, जिसका नाम है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद के बारे में आप अब तक बहुत सारा जानते ही होंगे। न्यूज में आप देखते हैं कि बाबरी मस्जिद के ऊपर कितने सारे लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिबेट हो रही हैं। क्योंकि बाबरी मस्जिद जो है वहाँ पर हिंदुओं का मानना है कि यहाँ पर भगवान राम पैदा हुए थे, तो क्या है यहाँ उनका जन्म हुआ था। तो हिंदू क्या कहते हैं यहाँ पर कि बाबरी मस्जिद नहीं बनाई जाएगी, बल्कि यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर बनाया जाएगा, राम मंदिर बनाया जाएगा। तो इसी के बारे में आज तक भी यहाँ पर डिबेट चल रहा है। कहाँ पे? फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी में, फैजाबाद जिला यूपी में इनका आज तक भी क्या है बोले तो डिबेट चल रहा है, जिसमें हिंदू कहते हैं कि राम मस्जिद बनेगी और मुस्लिम कहते हैं कि यहाँ पर मस्जिद बनेगी। तो क्या है, बाबरी मस्जिद यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, तो ये है उनके फने तामीर। इसके साथ साथ बाबर एक मशहूर मुसन्निफ भी थे। ठीक है, अपने एरिया को संभालते हुए किस तरह से वो सेंट्रल एशिया से होते हुए, फरगाना से होते हुए हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान के आने के बाद इब्राहिम लोदी को जंगे शिकस्त दी और फिर 4 जंगें लड़ी गई। इनके साथ साथ 4 लोगों ने भी इसके खिलाफ खड़े हो गए थे, जैसे कि राणा सांगा थे, मदनी राय थे। ये सारे लोग इनके खिलाफ बड़े हो गए थे, इसलिए इनको भी खत्म कर दिया गया बाबर ने। फिर इसलिए इनका मशहूर जो है पानीपत, इनको सबसे ज्यादा तारीख में अजीम कारनामा माना जाता है। तो बाबर की शख्सियत भी आपने देखा, तो बाबर के फुतूहात भी आपने देखे, बाबर के जो फने तामीर भी अभी आपने देखा, बाबर के ऑटोबायोग्राफी भी आपने देख ली। तो अब क्या है, बाबर इसके सारे चीजों के साथ साथ बाबर एक अजीम और मशहूर मुसन्निफ भी थे उस दौर के। ठीक है, तो उसी दौर में बाबर ने 2 शायरी अंदाज में 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम है दीवान, दूसरा नाम है मुबयान। दूसरा है मुबयान। ये दोनों किताबें बाबर ने शायरी के अंदाज में, क्योंकि वो मुसन्निफ थे इसलिए उन्होंने 2 किताबें मशहूर लिखी। इनमें कहा जाता है कि ये दोनों किताबें बाबर के बहुत मशहूर। तो ये है बाबर के सारे कारनामे, जो कि बाबर की शख्सियत, बाबर का हमला, बाबर की शख्सियत, बाबर का हमला, बाबर की फने तामीर, बाबर की किताबें। ठीक है, ये सारा था मुगल एम्पायर, जिसमें सबसे पहले हम पढ़े थे एर्ली मुगल एम्पायर के बारे में। एर्ली मुगल के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें शुरुआत कहाँ से है, 1526 से लेते हुए 1707 में। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, बाबर का दौर का वक्फा क्या है, 1226 से 1230। तो हमने देखा बाबर और बाबर की शख्सियत क्या थी और उनके सारी चीजें, उनके जंग और फुतूहात देखे थे। इस तरह से मुगलिया सल्तनत का बानी बाबर बना था। मुगलिया सल्तनत का बानी कौन है, बाबर है। यहीं से क्या है, इब्राहिम लोदी और दिल्ली सल्तनत का खात्मा करके बाबर ने अब मुगल दौर का शुरुआत की थी। मुगल का पहला बानी जो है बाबर को कहा जाता है। अब बाकी के जो भी जितने भी बादशाह हैं अगली क्लास में देखेंगे। अब यहाँ पर आपको जो समझाया गया है वही आप इसको फॉलो करें। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।